अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूँ खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। किचन और टेरेस गार्डन में कौन कौन सी फसलों का चयन करें। शकरकंद की अच्छी उपज हेतु फसल में जरूरी प्रबंधन। किसान भाइयों, जैसा कि कल के अन्नदाता कार्यक्रम में आपने किचन और टेरेस गार्डन की उपयोगिता और इसके लाभ के बारे में जाना, आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे किचन और टेरेस गार्डन में कौन कौन सी फसलों की सफल खेती कर सकते हैं, जिस पर जानकारी दे रही हैं जिला उदयपुर की एक कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर लतिका व्यास। घर के आसपास या छत पर सजावटी तरीके से किचन एवं टेरेस गार्डन की योजना बनाना, जो कि वहां के स्थान के वातावरण में अच्छा प्रभाव डालने के साथ साथ जिस उद्देश्य हेतु स्थापित किया गया है उसकी पूर्ति कर सके। ये तकनीक शहरी क्षेत्रों के इलाकों में काफी लाभकारी है। पोषाहार वाटिका वो वाटिका होती है जहाँ पर कि हमको मौसमी सारी फल और सब्जियाँ हमारे घर के लिए प्रतिदिन दोनों समय के लिए उपलब्ध हो जाए। पोषाहार वाटिका इसलिए ज़रूरी है हमारे घर के आसपास कि प्रतिदिन जो सब्ज़ी हमारे भोजन में होनी चाहिए वो हमें बाज़ार जा कर के लानी पड़ती है, उसके लिए पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है। मगर यदि हमने ये पोषाहार वाटिका अपने घर के आसपास लगाई है तो बिना पैसे में और फ्रेश सब्ज़ी हमको हर समय उपलब्ध हो जाएगी। गृह वाटिका एवं टेरेस गार्डन में विभिन्न प्रकार की सब्जियां जैसे बैंगन, टमाटर, मिर्च, हल्दी, धनिया, प्याज, लहसुन, पालक, मेथी, चौलाई, गोभी, लौकी, करेला और खीरा इत्यादि लगा सकते हैं। और फलों में आप आम, अमरूद, केला, स्ट्रॉबेरी आदि को आसानी से लगा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भोजन का 3 तरह के कार्य होते हैं। एक तो हमारे को शक्ति प्रदान करना है, दूसरा शरीर के विकास का कार्य करना है और तीसरा शरीर की रोगों से रक्षा करने का कार्य करना है। जो फल और सब्जियां होती जो हम पोषाहार वाटिका में लगाते हैं तो वो हमारे को यदि प्रतिदिन मिल रही है तो हमारे शरीर को वो रोगों से रक्षा करने का काम करती है और शरीर को बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाने का कार्य करती है। और इन सब्जियों की उपलब्धता प्रतिदिन हमारे को मिल जाती है क्योंकि इनमें विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। जितनी भी रंग बिरंगी सब्जियां होती है जैसे टमाटर हैं लाल और पीले, जैसे कि हरी मिर्ची है, कैप्सिकम, आपके पपीता है और जो बैंगन है में जो पर्पल कलर है वो हमारे को कैंसर से बचाने का कार्य करता है। तो जितनी भी रंग बिरंगी सब्जियां हैं ये हमारे को शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। जो विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं वो और भी कई तरीके के कार्य हमारे शरीर में करते हैं, जैसे कि बालों को काला रखना है, ज्योति को प्रदान करना है। गृह वाटिका एवं टेरेस गार्डन से हमें जो ताज़ा फल सब्जियां मिलती हैं उनको खाने से कई तरह के रोगों से बचाव भी होता है। इसीलिए सर्दी, गर्मी और बरसात तीनों मौसमों में अपनी आवश्यकता अनुसार फल सब्जियों को उगाना चाहिए। यदि एक परिवार को प्रतिदिन 50 रुपए की सब्जी लानी है तो एक साल में 365 दिनों में उसको तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। यदि पोषाहार वाटिका आपने अपने घर के आसपास लगा रखी है तो ये 15,000 रुपये का सालाना हमारा
बचत हो जाएगी और प्रतिदिन फ्रेश सब्जियां हमारे खाने में मिल जाएगी। पोषाहार वाटिका का ये एक बहुत ही अच्छा तरीका भी है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि सेम की फली की बेल है, ये हम ज़मीन से भी लगा सकते हैं और यदि टेरेस पर यदि हम लगा रहे हैं पोषाहार वाटिका तो आप इस तरह से इसको छा सकते हैं, तो आपको मिनिमम जगह में मैक्सिमम वेजिटेबल्स आपको मिल सकती हैं। इसी की तरह सेम की फली की तरह लौकी है, तुरई है, करेला है आदि, ये सारी सब्जियां इसी तरीके से बेल के रूप में चढ़ाई जा सकती हैं और ज़्यादा उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं। शहरी महिलाओं को भी ये कहना चाहूँगी कि वे यदि उनके पास ज़मीन नहीं है और हमको प्रतिदिन फ्रेश वेजिटेबल्स चाहिए तो हम गमलों में और कार्टून में और बालकनीज़ में, टेरेस पर भी ये सब्जियां लगाकर हम उनकी उपलब्धता को हासिल कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। शकरकंद की अच्छी उपज हेतु फसल में जरूरी प्रबंधन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। शकरकंद की फसल बढ़वार की विभिन्न अवस्था पर है और इससे अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए आपको फसल में आने वाली समस्याएं जैसे कि खरपतवार, कीट और रोगों के रोकथाम का उचित प्रबंधन करना होगा। तो शकरकंद की फसल में इन प्रबंधनों को कैसे करना है, आइए जानते हैं त्रिहुत कृषि महाविद्यालय ढोली, जिला मुजफ्फरपुर के डॉक्टर रमाशंकर सिंह से। ऐसा है किसान भाई कि अब रोपने का समय नहीं है। अभी आपके पौधे खेत में करीब 50, 60, 70 दिनों के हो गए होंगे। तो अब आपका जो उपरिवेशन होगा नेत्रजन का वो भी हो गया होगा। सिंचाई किसान भाइयों एक ऐसा फसल है कि इसमें ज़्यादा सिंचाई नहीं दे। जब भी सिंचाई दे आप हल्की सिंचाई दें, क्योंकि इसका कंद जमीन के अंदर बैठता है। अगर ज़्यादा सिंचाई देंगे तो जो मिट्टी है बहुत कम्पैक्ट हो जाएगी, तो उसमें इसका जो कंद का बढ़वार बहुत अच्छा नहीं होगा। इसलिए जब भी सिंचाई दो, वैसे सिंचाई की इसमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जैसा आपके मिट्टी के हिसाब से 15 से 20-25 दिन के अंतराल पे आप दीजिए, लेकिन जब भी सिंचाई दीजिए बहुत हल्का सिंचाई दीजिए। तो अब जो काम बच रहा है मुख्य रूप से वो आपका खरपतवार नियंत्रण है। शकरकंद की फसल को खरपतवारों से काफी हानि होती है। ये खरपतवार मुख्य फसल से पानी, रोशनी, खाद और उर्वरक के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे हमारी मुख्य फसल की बढ़वार में बाधा आती है। साथ ही इन खरपतवारों के कारण इसके उत्पादन में कमी आती है। तो किसान भाइयों, जब 50 से 60 दिन या 70 दिन हो का पौधा हो गया हो, तो उसमें एक अंतिम खरपतवार नियंत्रण करने के लिए आप या मैनुअली कीजिए, खुरपी के द्वारा करें, ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसमें बहुत पैसा खर्च होता है। तो इसलिए एक खरपतवार नाशी एक बहुत अच्छा इफेक्टिव है, जिसका नाम क्विजालोफ इथाइल है, जो बाजार में मिलता है। अगर उसका 0.75 kg मतलब 75 ग्राम उसका स्प्रे करते हैं, तो जितने भी संकरी पत्ती वाली जो खरपतवार है सबका इफेक्टिवली मतलब बहुत अच्छा से कंट्रोल हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है। और ये सब जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है खरपतवार, इसमें सबसे मुख्य रूप से आपको सोरघम हेलिपेंस, जिसको बनबजरी हम बोलते हैं, ये देखिए, यही इस खेत में सबसे ज़्यादा इसी का प्रकोप है। इस क्षेत्र में, उत्तरी बिहार में आप खेतों में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रकोप इसी का होता है और इसका ये बहुत अच्छा से कंट्रोल करता है। शकरकंद की फसल जब बढ़वार अवस्था पर होती है तो इसकी शाखाएं जमीन पर फैलने लगती हैं और फैली शाखाएं जब जमीन के संपर्क में आती हैं तो शाखाओं की गांठ से नई जड़ें निकलने लगती हैं, जिससे पौधे की अधिकांश ऊर्जा इस कार्य में खर्च होने लगती है। इसके फलस्वरूप कंदों का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता। कि जो आपका लत्तर इधर से उधर बढ़ रहा होगा, उसको एक बार उलट फेर कर देना बहुत जरूरी होता है। उलट फेर करना इसलिए जरूरी होता है कि
अनावश्यक रूप से जहाँ तहाँ उसके गांठ जड़ नहीं निकल जाए। अगर जहाँ तहाँ जड़ निकलेगा तो उससे क्या होगा कि जो पौधे का एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो कंद मूल के विकास में न होकर दूसरे चीज़ों में खर्च होगा। इसलिए उसको अभी एक बार उसके बढ़वार को, मतलब लतरों को उलट फेर कर देना बहुत आवश्यक है। किसान भाइयों, जाड़े के मौसम में जब वातावरण में नमी की अधिकता रहती है, तब इस फसल में रस चूसक एवं कंद खाने वाले कीटों का प्रकोप होता है, जो कि फसल की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। इतना ही नहीं, कंद खाने वाला कीट तो जमीन में रहकर कंदों को खाता रहता है, साथ ही उत्पादन की गुणवत्ता पर विपरीत असर डालता है। किसान भाइयों, यदि समय रहते इन कीटों की रोकथाम न करें, ये पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। जनरली इसमें बीमारी नहीं आता है, एक कीड़ा आता है जिसको विभिल कहते हैं। वो बहुत हानिकारक है। सबसे डेंजर वही है जो आपके कंद का, जो शकरकंद का, वो गुणवत्ता बहुत प्रभावित करता है और कभी कभी तो ये 100% तक उसको डैमेज कर देता है। उसके लिए आपको क्या करना है, तो मोनोक्रोटोफास या डाइमेथोएट के 0.05% घोल में 5 ग्राम या 5 ml उसका दवा लेकर घोल बनाएंगे और उस स्प्रे करने से उसका इफेक्टिवली कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद किसान भाइयों, जैसे मैं बता रहा हूँ कि 2.5 से 3 महीने में ही आप इसके फसल को निकाल सकते हैं बाजार में बिक्री के लिए। अगर बाजार में इसका भाव अच्छा हो, अच्छा प्राइस मिले, तो 2.5 से 3 महीना के बाद ही आप इसको इसका खेत से निकाल के और बाजार में बिक्री कर सकते हैं। नहीं तो ये 3 से 4 महीने में बिल्कुल इसको निकाल देना चाहिए। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर। चने की फसल में लगने वाले हानिकारक कीट और रोगों की रोकथाम। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में जो भी किसान भाई चने की खेती किए हुए हैं, उनकी फसल बढ़वार से लेकर पुष्पन और फली बनने की अवस्था पर होगी और इन अवस्थाओं में फसल पर कीट और रोगों का प्रकोप देखने में आता है, जिनका नियंत्रण ना किया गया तो आगे चलकर फसल से कम उपज प्राप्त होगी। तो चने की फसल को क्षति पहुंचाने वाले इन कीट और रोगों का उचित तरीके से रोकथाम कैसे करेंगे, इस बारे में आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जेसी गुप्ता से। किसान भाइयों, आज मैं आपको चने की अच्छी पैदावार कैसे लें और उसमें कौन कौन से कीट हैं, कौन कौन सी रोग व्याधि आती हैं, उनका नियंत्रण किस तरह से करें, किस तरह से खेत का प्रबंधन करें और अधिक से अधिक उपज प्राप्त करें। चने की फसल बुवाई के समयानुसार विभिन्न अवस्थाओं पर होगी तथा इसमें कुछ रोगों का प्रकोप भी हो रहा होगा, तो उनका समय से नियंत्रण करना जरूरी होता है। अगर आपने इन रोगों का प्रबंधन नहीं किया तो आपको आने वाले समय में चने का कम उत्पादन ही प्राप्त होगा। उक्टा जो रोग है, ये चने की फसल में हमारे संपूर्ण भारत में देखा जाता है और जहाँ जहाँ चने की फसल हम लेते हैं, जिन खेतों में बार बार चने की फसल बोते हैं, उन खेतों में इस रोग का प्रकोप बहुत अधिक होता है, क्योंकि ये मृदोड़ रोग है। ये जो है खेत की मिट्टी से जो है आता है। इसका जो प्रबंधन करते हैं उक्टा का, वो खेत में बुवाई के पहले से ही इसका जो है शुरुआत कर देते हैं। ऐसे खेतों में जहां उक्टा बार बार आ रहा है, उन खेतों में ग्रीष्मकालीन जुताई करें। दूसरा, जो भी हम बीज ले रहे हैं वो अच्छी प्रजाति का बीज लें, इस रोग रोधी जाति लें जिसमें ये उक्टा रोग नहीं आता है। अगले वर्ष जब भी आप चने की फसल बोएं तो इस बात का ध्यान रखें कि इसमें जो है बीजोपचार अवश्य करना है। 3 ग्राम कार्बनडाजिम दवा प्रति किलो बीज के हिसाब से बीजोपचार करके फसल को बोएं तो आपके खेत में उक्टा जो है कम से कम आएगा या बिल्कुल नहीं आएगा। चने की फसल को नुकसान पहुंचाने वाला दूसरा प्रमुख रोग है सर्कोस्पोरा पत्ती धब्बा रोग। तो इस रोग के कारण व लक्षण क्या है,
तथा इसका नियंत्रण कैसे किया जाए, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, दूसरा इसमें एक रोग और आता है जिसे हम कहते हैं सर्कोस्पोरा पत्ती धब्बा रोग। और इस रोग के लक्षण पत्ती पर गोल गोल धब्बों के रूप में शुरू होते हैं। धीरे धीरे ये जो है धब्बे बढ़ते जाते हैं और पूरी पत्ती को कवर कर लेते हैं और पूरी पत्ती पर फैल जाते हैं और पत्ती भूरे रंग की होकर के पीले रंग की पड़ करके सुकड़ करके और मुरझा कर गिरने लगती हैं। धीरे धीरे पूरा पौधा सूखने लगता है और फसल को काफी हद अधिक हानि होती है और उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, इस प्रकार के अगर लक्षण दिखाई दें तो मैनकोजेब दवा 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 10-10 दिन के अंतर से 2 बार छिड़काव करें तो ये जो सर्कोस्पोरा पत्ती धब्बा रोग है इससे हमारी फसल सुरक्षित हो जाएगी और हमें अधिक से अधिक उपज प्राप्त होगी। चने की फसल को सबसे अधिक हानि चने की इल्ली द्वारा पहुंचाई जाती है। अगर आपने इस कीट का समय रहते नियंत्रण नहीं किया तो इसके प्रकोप से 50 से 60% तक चने का उत्पादन कम हो जाता है। तो कैसे करें इस कीट का नियंत्रण, आइए जानते हैं। चने की फसल में चने की जो इल्ली है उससे सबसे अधिक हानि होती है। जब मौसम इस इल्ली के अनुकूल हो जाता है तो ये बहुत तेजी से फैलती है और इसकी जो मादा है वो खेत में जब फूल की अवस्था होती है उस वक्त या फूल से पहले मौसम अगर खराब हो जाए तब भी ये आकर अंडे देती है। अंडे से छोटी छोटी हरे रंग की इल्लियाँ निकलती हैं। वो धीरे धीरे खुरच करके और थोड़ी बड़ी होती हैं। बड़ी होने के बाद में ये फिर पत्ती खाने लगती है। ऊपर से जो मुलायम तने की जो तना होता है जो उनको टहनियों को खाती हैं। अगर फली के वक्त इसका प्रकोप होता है तो उसमें जो घेंटी बन जाती हैं और घेंटी बनने पर ये उसमें घुस कर के और दाने को खाने लगती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि ये इसका प्रकोप जब ज़्यादा हो जाता है, जब इल्ली का जो आकार है, साइज है, वो बड़ा हो जाता है और आपने ये देखा होगा कि आधी इल्ली चने की घेंटी में घुसी हुई है, दाने को खा रही है और आधी बाहर निकली है। इस अवस्था तक ये पहुंच जाती है। ऐसी अवस्था में ये बहुत अधिक नुकसान करती है, चने की फसल को बहुत अधिक हानि होती है। किसान भाइयों, इसके प्रबंधन करने के लिए 1-1, 2-2 फीट की लकड़ी ले लें और उन लकड़ियों को ऊपर सुतली से या धागे से एक लकड़ी और बांधकर टी आकार की बना लें। टी आकार की बना करके जगह जगह अगर हम इस चने के खेतों में उसको लगा देंगे तो उस पर जो कीट खाने वाली, इल्ली खाने वाली चिड़िया, पक्षी उसमें बैठेंगे और धीरे धीरे ये पक्षी आसपास की जितना जो चने की हमारी फसल है उसमें से चुन चुन करके कीट को खाएंगे और काफ़ी इल्ली का जो है प्रकोप को कम करते हैं। इसके अलावा किसान भाई रात्रि के समय खेतों में प्रकाश प्रपंचों का प्रयोग करें तथा खेतों में 8 से 10 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाना चाहिए। कीट की प्रारंभिक अवस्था में जैविक नियंत्रण हेतु नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। जब कीट का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तभी रासायनिक दवाओं का प्रयोग करें। इस प्रकार का हम प्रबंधन नहीं कर पाए या कर लिया है फिर भी अगर इल्ली कम नहीं हो रही है और आ रहा है तो किसान भाइयों डाइमेथोएट दवा या ट्राइजोफॉस अगर दवा है तो ट्राइजोफॉस दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 10-10 दिन के अंतर पर 2 बार अगर छिड़काव कर देंगे तो आपका जो है खेत सुरक्षित हो जाएगा। इस कीट का नियंत्रण आराम से हो जाएगा और आपकी अधिक से अधिक आपको उपज प्राप्त होगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है रघुनाथपुर जिला बक्सर के कृषक मोहम्मद राशिद अंसारी ने। यह बटेर की उन्नत नस्लों एवं उनके आहार प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं। तो मोहम्मद राशिद अंसारी जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। भारत में बटेर पालन की शुरुआत
कुक्कुट उद्योग में मांस उपयोग हेतु मुर्गी पालन के एक अच्छे विकल्प के रूप में की गई है। वर्तमान में बटेर पालन अत्यधिक लाभकारी एवं लोकप्रिय व्यवसाय बन चुका है। प्रमुख जातियां जापानी बटेर की प्रमुख किस्में फराओ, इंग्लिश सफेद, ब्रिटिश रेंज आदि हैं। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली द्वारा उपरोक्त प्रजातियों के संकरण द्वारा कुछ नई स्ट्रेन जैसे कैरी श्वेता, कैरी उज्जवल, कैरी पर्ल भी विकसित की जा चुकी है, जो कि उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही अच्छी पाई गई है। ब्रूडर गृह, बैटरी ब्रूडर, दाने पानी के बर्तन आदि की उचित सफाई कर जीवाणु रहित कर लेना चाहिए। हैचरी मशीन से चूजों को ब्रूडर गृह में लाने के तुरंत बाद गुड़, ग्लूकोज आदि का पानी मौसम के अनुसार देना चाहिए। प्रारंभ के 4-5 दिनों तक बारीक स्टार्टर फीड बिछावन पेपर पर ही बिखेर कर देना चाहिए। चूजों को शुरू में प्रथम 2 सप्ताह 24 घंटे प्रकाश की व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए। यदि चूजों की अच्छी बढ़वार लेनी हो तो 24 घंटे प्रकाश की व्यवस्था 5 सप्ताह तक करनी चाहिए। वयस्क बटेरों को भी चूजों की तरह दोनों ही पद्धति बिछाली एवं पिंजड़ा पद्धति में पाला जा सकता है। चूजे एवं वयस्क बटेरों का संतुलित आहार निम्न फीड फार्मूले के अनुसार तैयार किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गृह वाटिका और टेरेस गार्डन में फल सब्जियां कैसे लगाएं? पॉली हाउस में झरबेरा की खेती से अच्छी आय कमा रहे एक किसान की कहानी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार के बीच में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ बिहार झारखंड, खबर ही जीवन है।